तो ये वर्कशॉप आज बेशक आपके लिए। माई सेल्फ नीरज मलिक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, NLSS लाइफ कोच। जी हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। क्यों इसका नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस है? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? एनएलपी के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक ह्यूमन बिहेवियर की वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में आपको हेल्प करती है और किस तरह से आप अपने पैटर्न्स को चेंज करें, किस तरह से आप लोगों से कम्युनिकेट करें, इसमें आपको हेल्प करती है। लेकिन यहां पर एक और कदम आगे जाने की जरूरत थी कि हम दुनिया से तो रिश्ते ठीक कर लेते हैं, लेकिन खुद से खुद का रिश्ता कैसा हो जाता है, इस पर शायद उतना फोकस नहीं किया जाता। एनएलपी को सिर्फ टेक्निकल ही रखा गया और इसे पूरी तरह से शायद स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचाने का वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाए लोग, या फिर उसे सिखा नहीं पाए, जो भी रीजन रहा हो। बट जब मैंने एनएलपी को पहली बार सीखा और जब मैंने अपने एनालिसिस और थॉट प्रोसेस से इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि हर कदम पर एनएलपी आपको एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जा सकती है। लेकिन अगर इसके साथ में कुछ और अप्रोचेस को मर्ज किया जाए और उसके साथ मिलकर कुछ और चीजों के फैक्ट्स आपको पता चले कि कैसे आपकी बॉडी काम करती है, कैसे आपका ब्रेन काम करता है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड ईच एंड एवरी थॉट, और कैसे इस यूनिवर्स में ये एनर्जी काम करती है, अगर इन सब चीजों को मर्ज कर दिया जाए तो आपके पास एक डिफरेंट अप्रोच निकल के आती है। एंड दिस अप्रोच इज एनालिसिस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एनालिसिस क्या है, तो ये कंबाइंड ऑफ डिफरेंट स्टडीज है जो कि एनएलपी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है, जहां सिर्फ आप इसे टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह नहीं, आप पूरी तरह से अपने इनर कोर से कनेक्टेड रहते हुए अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करते हैं और अपने अंदर उन सभी पैटर्न्स को डाल सकते हैं, बना सकते हैं, जो आज तक सिर्फ हम सत्संग में सुनते आए थे कि आप कंपैशन रखो, दूसरों के लिए लव फील करो, दूसरों को जज मत करो। लेकिन क्या इतना आसान होता है कि हम जज ना करें? जब हमारे सामने एक सिचुएशन होती है, एक ही तस्वीर को अगर 10 लोगों को दिखाया जाए तो हर सबका अपना अपना एक अलग ही नजरिया होगा, हर कोई उसे अपनी ही तरीके से प्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर एक तस्वीर को अपने हिसाब से, अपने माइंड के उन फोकस पॉइंट्स के हिसाब से जज करते हैं, हमेशा ऑब्जर्व नहीं करते। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ना सिर्फ नेगेटिव पर पॉजिटिव पॉइंट्स पर भी फोकस कर पाएंगे। आखिर क्यों माइंड सिर्फ नेगेटिव ही सोचता है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता? सोचिए, अगर सिर्फ माइंड पॉजिटिव ही सोचता तो क्या होता? जब आपके सामने कोई फिजिकल खतरा होता एंड माइंड इज सेइंग, ओ आई एम सो पॉजिटिव, आई एम सो पॉजिटिव, ये खतरा नहीं है, ये खतरा चला जाएगा यहां से, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो क्या इससे काम चलने वाला था? बेसिकली ये नेगेटिव थिंकिंग को हमारे फ्रेंड की तरह से हमें दिया गया था, लेकिन इस नेगेटिव थिंकिंग ने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया कि अब ये फ्रेंड नहीं, एक एनिमी की तरह हमारे साथ चलती है हमेशा, और इसके उस लूप से हम निकल नहीं पाते। और ये फैक्ट है कि नेगेटिव थॉट की तरफ माइंड हमेशा पहले अट्रैक्ट होता है। एंड दिस इज द रीजन, आपको लगता होगा जब पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में इतनी जरूरी थी तो ये नेगेटिव पैटर्न्स आते ही क्यों हैं? क्यों एक नेगेटिव थॉट एकदम से मेरी लाइफ का ट्रैक चेंज कर देता है, और इतनी पॉजिटिविटी के बाद भी वो एक नेगेटिव थॉट भारी पड़ जाता है? उसका सिर्फ एक रीजन है, आपके सर्वाइवल के लिए वो नेगेटिव थिंकिंग दी गई है ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाए, ना कि सिर्फ इनविजिबल खतरों को अपने माइंड में बनाते रहें। क्या है ये इनविजिबल खतरे? आपकी इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजन, किसी को खो देने का डर। इनसे फिजिकली आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम अपने माइंड में इन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारी पूरी लाइफ इन्हीं के चारों तरफ घूमती है।
और इस तरह से आपका माइंड नेगेटिव थॉट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, महसूस भी की होगी कि जब आप लगातार 2-3 दिन एक पॉजिटिव फेज में रहते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, और उसके बाद वही चीज आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। इसका एक खास तरह का रीजन है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर बॉडी हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स। हमारी बॉडी में हर पल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी पूरे के पूरे इमोशन को हैंडल करने में हमें हेल्प करते हैं। हमारा हर इमोशन जो डेवलप होता है वो हमारी बॉडी के केमिकल्स और हार्मोनल बैलेंस पर डिपेंड करता है। और ये एक वाइस वर्सा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप अच्छा फील भी करते हैं, इजंट इट? किसी भूखे को जब आप एक खाना खिलाकर आते हैं, भले ही आपने अपने एक शेयर को उसे दे दिया हो, आपने अपनी भूख को थोड़ा सा बचा लिया, लेकिन उसके लिए वो एक शेयर निकाल के दिया, आपको सेटिस्फेक्शन आता है कि नहीं आता? राइट? और उस वक्त फीलिंग कितनी अच्छी आती है, सेल्फ वर्थ कितनी ज्यादा डेवलप्ड फील होती है, अपने ऊपर एक दिल के किसी कोने में एक प्राउड फीलिंग आती है, इजंट इट? और उसके बाद जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो लगता है ऐसा काम हर रोज करना चाहिए हमें। और फिर अगली बार जब फिर हम किसी को ऐसा देखते हैं तो हम फिर से ऐसा ही करते हैं और फिर अच्छा फील करते हैं। और उस वक्त आप एक डिफरेंट ही फेज में होते हैं। जब भी किसी सेलिब्रेशन में, किसी फेस्टिवल में आप लोगों को कोई चीज बांटते हैं, स्पेशली लेके आते हैं उस मन से, उन चीजों को बांटते हैं, बनाते हैं, किसी को खिलाते हैं, सोचिए आपके कितना मूड आपका अच्छा रहता है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, इंडिया में बहुत एक जबरदस्त फेस्टिवल का माहौल रहेगा 9 दिन तक। और रामनवमी के दिन जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अंदर क्या होता है, उसे बनाते वक्त घर में एक माहौल पूरा डिफरेंट हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको किसी और को के लिए कुछ अच्छा करने की वो जो फीलिंग आपके अंदर है, वो आपके अंदर आपके ऑक्सीटोसिन्स को रिलीज कर रही होती है। और जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का ये हार्मोन रिलीज होता है, आप बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं। और जब आप अच्छा अच्छा फील करते हैं तो अगेन ऑक्सीटोसिन फिर से रिलीज होते हैं, और ये एक साइकिल चलता रहता है। इट मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग और कोई भी एक अच्छा काम। आपने अक्सर मिरेकुलस मंडे के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बार बार सर को कहते हुए सुना होगा, दिन में एक अच्छा काम आपको करना ही करना है, किसी का दिन आपको बना देना है। ये किसी और के लिए नहीं, आपको अपने लिए करना होता है, ताकि उस एक पल के लिए आप अपनी सेल्फ वर्थ को महसूस करें कि आप वो इंसान हैं जो दूसरे को देना जानते हैं और दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। और सोचिए ये साइकोलॉजी आपको कितना ज्यादा आगे बढ़ा सकती है लाइफ में। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो सिर्फ आप फील नहीं कर रहे, इस यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भी डाल रहे हैं। आप एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपका ब्रेन, आपका माइंड एक एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में इस यूनिवर्स में छोड़ता है। और आप जिस एनर्जी को इस यूनिवर्स को देंगे, वही एनर्जी मल्टीपल टाइम्स आपको वापस मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर एक इंपैक्ट का, हर एक एक्शन का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता ही है। फर्ज कीजिए आज आपने किसी को अच्छा फील कराया, तो जाहिर सी बात है जब वो इंसान अच्छा फील करेगा तो वो आगे किसी न किसी के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि आपने उस चेन को स्टार्ट कर दिया है। आपने उसके माइंड में कुछ अच्छा करने के लिए वो रिफ्लेक्शन अपना डाल दिया है कि उसे भी ये करना चाहिए। और आगे जाकर वो कल कल को किसी और के लिए कुछ अच्छा करता है, और इसी तरह जो इंसान को आगे उससे मिला वो भी आगे कुछ ऐसा करता है। तो सोचिए, इस वक्त सिर्फ आपने एक इंसान के लिए नहीं किया, बल्कि जितने लोग आपकी वजह से वो अच्छा फील कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग टू यू। सोचिए अगर आपको ये पता हो तो क्या कभी आप किसी का मूड खराब करेंगे? थिंक अबाउट दैट। क्या कभी किसी को तकलीफ देना चाहेंगे? क्या कभी किसी को ऐसे वर्ड्स कहेंगे कि उसका दिल दुखे, चाहे वो टोंट में ही सही?
क्योंकि आपको पता होगा कि इस वक्त जो आप इस यूनिवर्स को दे रहे हैं वही आपके पास मल्टीपल टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है। आपने एक इंसान का मूड खराब किया, वो अब बाहर जाएगा या अपने ऑफिस में जाएगा, अपने सबॉर्डिनेट को डांट देगा उसी मूड खराब में। उसका सबॉर्डिनेट बॉस को तो कुछ कह नहीं पाएगा, आगे जाके अपने कलीग्स के साथ या अपने काम में इस एनर्जी से काम करेगा कि उसका काम बिगड़ जाएगा, हो सकता है उसका पूरा दिन खराब हो जाए। तो वो एनर्जी भी तो आप ही कमा रहे हैं। दिस इज द साइकिल ऑफ एनर्जी। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये एनर्जी का साइकिल हमेशा वर्क करता है। डू यू एग्री? क्या आपको लगता है ऐसा होता है? यस। और जरूरी नहीं है कि आप कुछ करें तभी एनर्जी रिलीज होती है। थिंक अबाउट इट कि आपका एक्शन जो आप फिजिकली करते हैं या वर्बली करते हैं, जरूरी नहीं है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि जब हमने कुछ किया नहीं तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? दिस योर थॉट, आपकी थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी की एक क्वालिटी है, और आपने जिसके बारे में वो थॉट स्टार्ट किया है वो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं नहीं कहती, साइंस ने ये प्रूव किया है। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी ऑल्सो। अगर मैं यहां बैठकर प्रीत के बारे में कुछ सोच रही हूं तो डेफिनेटली प्रीत को थोड़ी देर में मेरा ख्याल आ ही जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी, कि मेरे थॉट की इंटेंसिटी क्या है। एम आई फीलिंग द सेम वे? मेरी फीलिंग भी वो है या नहीं है? और सोचिए अगर मैंने कुछ नेगेटिव यहां पर सोचा तो प्रीत को मेरे बारे में ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं होगा व्हाई शी इज फीलिंग सो। क्योंकि रीजन तो, जो कॉज है, उनको सिर्फ कॉन्शियस माइंड देख पाता है, सबकॉन्शियस माइंड तो सिर्फ फीलिंग ले सकता है। फ्रीक्वेंसी से वो सिर्फ फीलिंग जनरेट करेगा। सोचिए ये फीलिंग आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। दिस इज द रीजन कि आपके माइंड के पैटर्न्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे बाहर आना आपको जरूरी है। सोचिए जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज करते हैं इस अवेयरनेस के साथ, तो कुछ डिफरेंस फील होगा कि नहीं होगा? यहां पर बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, दे आर रियली गुड। बट मैं सिर्फ एक बात जानती हूं कि वो सीधा आपको 10वें स्टेप पर पहुंचाना चाहते हैं। यानी वो सीधा कहते हैं किसी को जज मत करना। लेकिन जब मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मेरे पास्ट में किसी ने पेन भर दिया है, तो ये बताइए मैं कैसे जज ना करूं उस इंसान को जब वो दोबारा आके वैसा ही कुछ करना चाहेगा? कैसे मैं जज नहीं करूं जब पास्ट में उस इंसान ने मुझे पेन दिया है? मेरा पेन तो अब तक गया नहीं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर लो, आप मुस्कुराने लग जाओ अचानक से। जिस इंसान ने आपको घाव दिया है, आपका वो घाव भर नहीं रहा है, और आप जाकर उस इंसान के लिए एक कंपैशन की फीलिंग लेके आओ, उसे आप थैंक्स बोल के आ जाओ। इज इट पॉसिबल? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम देवता नहीं है, इंसान है, राइट? कभी कभी हम देवता बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए। एक्सपेक्टेशन करते वक्त भूल जाते हैं कि हम इंसान ही हैं, फिर वो देवता वाली फीलिंग भी चली जाती है, राइट? कि हम, और फिर हम क्या कहते हैं, मैंने इतना सब किया इस इंसान के लिए, बिना एक्सपेक्टेशन के किया। अगर बिना एक्सपेक्टेशन के किया तो बताएं कि अब किस बात का मलाल है जब बिना एक्सपेक्टेशन के किया? इजंट इट? बट ये कनेक्टिविटी कहां है? ये कनेक्टिविटी यहां है कि पहले कुछ भी हो जाए, जब तक आपके पास्ट की हीलिंग नहीं होती, आप अपने न प्रेजेंट को जी पाएंगे न फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग कि मुझे अपने पास से पीछा छुड़ाना है। जानेंगे सबकॉन्शियस क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ऊपर से बातें कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज, कि जो ये सब लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो क्यों करो आखिर? उसका रीजन आज मैं समझाना चाहती हूं यहां पर, कि एनालिसिस की जरूरत क्यों है और एनालिसिस काम कहां कैसे करती है। जिस 10वें स्टेप पर हमें जाने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरों को कुछ भी हो जाए हमेशा ब्लेसिंग दो,
तो जब इंटरनल डायलॉग अलग चल रहा होगा तो दूसरों को ब्लेसिंग बाहर से कैसे देंगे? क्या इससे काम चलने वाला है? अंदर एक आवाज है, उसकी चुभती हुई बातें आज तक कानों में गूंज रही हैं, और आप कह रहे हैं, बात करते हैं कि मैं उसको ब्लेसिंग्स दे दूं। हाउ? अगेन आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट गॉड कि सब कुछ माफ करते हुए चले जाए। कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर मैं ये करूं तो भी क्यों करूं? क्योंकि मुझे दूसरों को खुश कर रखना है? जी नहीं, ये सिर्फ आप इसलिए करें क्योंकि आपका इमोशन जो भी हो उसका पहला इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। कैसे? अगर यहां पर आपके एक भी थॉट नेगेटिव हुआ तो सबसे पहली सजा आपको खुद मिलेगी। आप कहेंगे मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे सजा क्यों मिलेगी? आपने किया नहीं। हमें लगता है कर्म हम बॉडी से करते हैं, दिस इज माई कर्मा, राइट? बट नहीं, बॉडी तो इसे सिर्फ विजिबल स्ट्रक्चर देती है। एक्चुअल में अगर बॉडी ने रिस्पॉन्ड भी किया है तो किसके कहने पर किया है? दिस इज योर माइंड। और माइंड ने क्या कम्युनिकेट किया है? एक थॉट की क्वालिटी। लेकिन उससे पहले इसका मतलब जो सीडिंग है, सीडिंग में ही गड़बड़ हो गई है, इसीलिए बॉडी ने ऐसा किया है। तो आपको अगर सजा मिलती है तो इस थॉट की मिलती है, इस बॉडी से काम किए हुए काम की नहीं मिलती। कितने लोग अग्री करेंगे इस बात पर? कैसे? यहां मेरा इंटेंशन था कि मैं किसी का अच्छा कर दूं, और इस इंटेंशन के साथ मैंने कुछ करना चाहा लेकिन गड़बड़ हो गई लाइफ में, उल्टा उसका नुकसान हो गया। क्या मुझे सजा मिलनी चाहिए? फिजिकल बॉडी को लोग सजा दे देंगे, लेकिन आप सोचिए क्या वाकई में मिलनी चाहिए? दिस इज ऑलवेज योर इंटेंशन। इस इंटेंशन के बेसिस पे इस नेचर ने आपकी लाइफ का आगे बढ़ना या पीछे जाना तय कर दिया है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। जो इंटेंशन क्रिएट करके आपने यहां पर किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका उल्टा भी ले सकते हैं। हमने एक नेगेटिव थॉट से किसी को परेशान करने के लिए कोई काम किया और उसका फायदा हो गया, तो क्या सोचते हैं आपको रिवार्ड मिलने वाला है? नो वे, नॉट एट ऑल। सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कैसे? एक गुस्सा भी अगर जरा सा आता है तो आपको उसी वक्त सजा मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी ब्रेथ शैलो हो जाती है। और आपकी ब्रेथ शैलो होने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, आपकी उम्र का कम होना। कैसे? हमारे हार्ट को बायोलॉजिकल एक कैपेसिटी मिली है, गिनी हुई उतनी ही सांसें ले सकता है ये, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाकर हमें दिया है इस यूनिवर्स ने कि ना एक सांस कम आएगी ना एक ज्यादा। तो अब बोलते हैं कि जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तब तो हमारी सांसें इतनी तेज हो जाती हैं, फिर कहा जाता है एक्सरसाइज से तो ब्रीदिंग ज्यादा होती है, तो फिर तो हम जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेंगे उनको। बट एक और इंपैक्ट वहां आता है, जब आप डीपली ब्रीद करते हैं और बार बार आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, तो थोड़ी देर के बाद आपकी ब्रेथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, और जो शैलो ब्रीदिंग थी वो धीरे धीरे डीप में चेंज हो जाती है। दिस इज द रीजन कि हमें ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस कराई गई, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वापस उस पैटर्न को ले ले कि हमारा एक्चुअल पैटर्न डीप ब्रीदिंग करना है, नहीं कि ये शैलो ब्रीदिंग जो एंजाइटी की वजह से हमें होती है। तो सोचिए, अगर आपको पैल्पिटेशन है तो ये आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली घटती जा रही है। ये पैल्पिटेशन आपको गुस्से में भी होती है, ये पैल्पिटेशन आपको फियर में भी होती है। यही दिल की धड़कन अक्सर तेज हो जाती है, सांसें शैलो हो जाती हैं किसी भी नेगेटिव इमोशन के कारण। किसी भी नेगेटिव इमोशन को ले लीजिए, आपकी ब्रेथ पर इसका पहला असर है। यानी सीधा सीधा एक नेगेटिव थॉट आपकी सीधा उम्र कम करना शुरू कर देता है। इससे बड़ी सजा है इस लाइफ में, जो मेरी लाइफ को कम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना मानती हूं कि कोई वहां पर शायद कलम लेकर नहीं बैठा है, सिर्फ एक प्रिंसिपल है जिस पर ये दुनिया चलती है।
कि रूल बना दिए गए, यहां एक इंपैक्ट होगा, इसका इक्वल रिएक्शन यहां पर होगा, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। यही जस्टिफाइड तरीका है, और जो इंसान अपने हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को जैसा रखते हुए जिस तरह से अपनी लाइफ को चलाएगा, उसके रिजल्ट वैसे हो जाएंगे। यही प्रिंसिपल वर्क करता है। लेकिन इसके लिए वो सॉफ्टवेयर कहां है? वो सॉफ्टवेयर आपके पास है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। नाउ व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी मेमोरीज, सारे एक्सपीरियंसेस को बचाकर रखता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं। जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, आपका बचपन में आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आप सीधा बोलते हैं, हाँ मेरा बचपन बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते पैम्पर्ड नहीं था, मैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिली थी। दिस इज आवर परसेप्शन। ये हमें लगता है कि हमने ऐसा फील किया है उसको, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ वैसा था? लेकिन वही चीज आपके शायद सिबलिंग से पूछी जाए तो उनकी राय कुछ और होगी, इजंट इट? और वही चीज आपके पेरेंट्स से पूछी जाए तो वो कुछ और कहेंगे। यानी हमारा माइंड अपने तरीके से चीजों को लेता है, मुझे उसके बारे में क्या लगता है ये सोचकर इस फॉर्म में हमारी मेमोरीज को बचाता है। अगर इसे हमने एक पॉजिटिव फ्रेम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये मेमोरीज हमें हमेशा क्या करेंगी? अच्छा फील कराएंगी। लेकिन अगर हमने इसे एक नेगेटिव फ्रेम दे दिया तो ये नेगेटिव फ्रेम क्या करेगा मेरी लाइफ में? ये नेगेटिव फ्रेम मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हुए मेरी लाइफ के रिजल्ट्स को इंपैक्ट करेगा। यानी जो सिचुएशन लाइफ में जैसी हुई, मैंने उसको अच्छा या बुरा एक नाम दे दिया, एक एडजेक्टिव वहां पर दे दिया। यही कहलाता है आपका परसेप्शन, कि बाहर तो कुछ और था और अंदर जब गया तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए। आपने कल मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसका मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है उस इंसान की नजर ही आप पर नहीं पड़ी और हमने उधर मतलब भी निकाल दिया। इवेंट क्या था, बाहर हुआ क्या था, सीन क्या था? सिर्फ इतना कि सामने वाले ने आपको देखा नहीं उस वक्त, उसके पास इसके खास रीजन से हो सकता है उसके माइंड में उस वक्त कोई थॉट चल रहा और आप सामने से गुजरे तो भी उसका ध्यान नहीं गया। वो एक डीप थॉट में था कहीं पर, या माइंड में उसके कोई परेशानी चल रही थी और उसने आपको शायद नोटिस ही ना किया हो, राइट? और वहां पर मैंने उस चीज को कैसे देखा? मैंने उस चीज को यही समझा कि अब ये इस इंसान ने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया है और इसने मुझे इग्नोर कर दिया। यानी मैंने उस इवेंट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने पास रख लिया। अब बताइए, ये मुझे अच्छी फीलिंग देगा या खराब? पूरी रात मेरी निकल गई, उसने मुझे देखा तक नहीं। आज आज देखा जाए, अगली बार फोन आने दो, अगली बार फोन आने दो, फिर देखो मैं क्या बोलती हूँ उसको, फिर देखो मैं क्या बोलता हूँ उसको। अब बहुत ज्यादा, अब इन्हें मेरी जरूरत नहीं रही है तो अब ये ऐसे करने लगे हैं, जब मेरी जरूरत थी तो ऐसा था वैसा था। एंड कितना इंटरनल डायलॉग, सिर्फ एक वजह से कि मैंने उस सीन को गलत तरीके से अंदर स्टोर कर लिया। ये स्टोर होने और देखने के बीच क्या क्या आ गया? कुछ डिलीशन आ गया, कुछ डिस्टॉर्शन आ गया, और कहीं ना कहीं कुछ जनरलाइजेशन है जो पिछला आ रहा है। कैसे? डिलीशन ये आ गया कि हो सकता है उस इंसान ने मुझे देखा ही ना हो, इस चीज को तो मैंने बिल्कुल डिलीट ही कर दिया। और डिस्टॉर्शन क्या क्या हुआ कि ये अब मुझे इग्नोर कर रहा है, मीनिंग भी निकाल लिया मैंने, डिस्टॉर्ट भी कर दिया, मीनिंग को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देना। और पिछले जनरलाइजेशन ने मुझे क्या बताया, जो लोगों ने मुझे ज्ञान दिया था उसने मुझे ये बताया जब कोई तुम्हें देख के नजरें फेर ले तो वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जबकि किसी डिक्शनरी में ऐसा लिखा नहीं है कि कोई आपको पानी को ना पूछे तो आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। ये भी किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा। दीज आर द डिस्टॉर्टेड वर्जन्स। कोई अगर आपको नमस्ते नहीं करता, आपके पैर नहीं छूता, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। किस डिक्शनरी में हमने देखा है? कहीं पर नहीं। ये सारे के सारे हमारे बनाए हुए रूल्स हैं। तो
तो क्या आपको लगता नहीं ये रूल्स सेट कौन कर रहा है? ये रूल कुछ लोग सेट करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं, इन्हें आप कहते हैं जनरलाइज्ड बिलीफ। जनरलाइज्ड है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं था आज तक, लेकिन सामने मेरे एक बहुत अच्छे मित्र आए और उन्होंने कहा पता है आज मेरा बरसों पुराना दोस्त मुझे देखकर ऐसे निकल गया, उसने मुझे देखा तक नहीं, इग्नोर किया, इसका मतलब अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने अगर चुपचाप उसे सुना तो आप जानते हैं एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, खामोशी का मतलब हाँ होता है। चलिए आज इसका मतलब समझते हैं कि खामोशी का मतलब हाँ कैसे होता है। उस सेंटेंस के पीछे एक बहुत गहरा मीनिंग था कि अगर किसी ने गलत बात गलत तरीके से बोली है और आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके डन, सीख लिया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। अगर आपने उसको क्रॉस नहीं किया उसी समय, उसे वहीं पर नहीं तोड़ा, तो वहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ओके ठीक है डन। मैं एकदम से कहूंगी पूनम जी क्या हुआ, आज थोड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं, कोई बात हो गई क्या घर में? अच्छा बताइए विजय जी ने कुछ बोला क्या? ठीक है, अब पूनम जी कह रहे, अब पूनम जी के दिमाग में सब क्या चलेगा? थिंक अबाउट इट। उनके दिमाग में चलेगा कुछ कहा था क्या, क्या सच में मेरे फेस पे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या हुआ था? डायरेक्ट उनका माइंड उन्हीं रीजंस को ढूंढना शुरू कर देता है जहां जहां थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होगी। अगर उन्होंने पलट के मुझे ये नहीं कहा नहीं नहीं एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, हमारे बीच तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बल्कि कल तो मुझे घुमाने भी लेके गए थे और डिनर भी बाहर कराया था और उसके बाद तो शॉपिंग भी ले गए, ये तो मुझे सरप्राइज दिया उन्होंने, मैं तो पहले से ज्यादा खुश हूं। सोचो अगर उन्होंने इस चीज को यहां से नहीं हटाया तो पूरा दिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को घुमाता रहेगा। जानते हैं क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ हिप्नोटिक लैंग्वेज। आज मैं कुछ और सोचकर आई थी कि कुछ और पढ़ाएंगे, लेकिन आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि व्हाई आई एम ऑन दिस ट्रैक, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस, राइट? एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ ग्रेट पर्पस, आई बिलीव दैट। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिस चीज के सहारे ये डिवाइन पावर मुझसे कुछ कहलवाना चाहती है कि होता है ना कि जब सामने बैठे लोग जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं उन्हें वही मिलेगा, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी प्रेजेंटेशन बनाकर यहां आ जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूं। और अचानक से मेरे माइंड में आया कि बार बार कैसे हमारा माइंड इन पैटर्न्स को लेता है। किसी का क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ये एक लेक्चर बेस्ड सेशन है? अगर आप कोई टेक्निकल सेशन का सोचकर बैठे हैं तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। मुझसे किसी टेक्निकल और इंग्लिश के फ्लो की उम्मीद ना करें, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर हूं कि आपको बता सकूं कि जिस चीज की बात यहां पर हो रही है वो आपकी लाइफ को इंपैक्ट कैसे करती है। 4 इंग्लिश के वर्ड हैवी हैवी बोलकर, 4 टेक्निक्स के नाम बताकर मैं आपको फटाफट यहां से बहुत खुश करके यहां से भेज दूंगी, और हो सकता है आप यहां पर वो प्रोडक्ट भी परचेज कर ले और आपको समझ भी ना आए कि क्या हो रहा है। सो वो हाउ एंड हाउ वाली फीलिंग्स यहां पर आपको नहीं आने वाली हैं। दिस इज ऑल अबाउट reaching to your inner core. Why this is happening in my life, this is more important. जब तक वो रीजन नहीं पता आपको कि कहां मेरी लाइफ को ये चीजें कनेक्ट करती हैं, क्यों मेरे लिए रेलेवेंट हैं, तब तक आप करेंगे भी क्या? आपको यही नहीं पता कि ये इसका रेलेवेंस क्या है मेरी लाइफ के बारे में। हर एक चीज पेशेंस, पहली बात तो पेशेंस ही नहीं है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बताने वाले हो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो ना, क्यों नहीं है ये, क्या हो रहा है यहां, आ रही है ना पल्पिटेशन, जल्दी बताओ। पेशेंस नहीं है। अगर इस लाइफ को चेंज करने के लिए अगर आप अपना 2 घंटा नहीं निकालकर सुन नहीं सकते तो आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस वर्कशॉप इज नॉट फॉर यू। आप मेरे लिए ना निकालें ये 2 घंटे, अपने लिए निकाल के बैठे, यहां से और बॉडी से यहीं प्रेजेंट रहें।
जब कंटिन्यूअस माइंड में एक एक क्वेश्चन चल रहा है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक बच्चे को देखा है, जब आप मूवी देखने जाते हैं, साइड में बैठा बच्चा, मम्मा अभी क्या, अब क्या होने वाला है इसमें, अब ये होगा, अब इसमें ये होगा, कैसा लगता है आपको? थिंक अबाउट दैट। आपकी एंजाइटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? ऑब्वियसली बढ़ती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही नहीं सीखा। जो अभी कहा जा रहा है मैं उसको ग्रेस्प नहीं कर रही, आगे क्या होगा इसमें, क्या पता आगे आने वाला इतना इंपॉर्टेंट ही ना हो जो अभी चल रहा है। और आगे वाला भी तभी समझ आएगा जब अभी वाला सुन लोगे, राइट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पेशेंस भी नहीं ला पाते हम कि बैठकर सुन तो ले सामने वाला कहना क्या चाहता है। ये रिश्तों में होता है हर पल। आपका बच्चा आपकी बात ना सुने अगर 5 मिनट बैठ के, तो खून खौल जाता है कि इसे तमीज नहीं है, ये बैठ के सुन नहीं सकता मुझसे। डू वी फॉलो दैट? हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? हम उन्हें वही सिखा रहे हैं जो हम हैं, और हमारा बच्चा वही कर रहा है जो हमने उसे सिखाया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? ये सुनने का, समझने का और अंदर कनेक्ट करने का प्रोसीजर जब तक स्टार्ट नहीं होगा, तब तक इस लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। मैं ऊपर ऊपर से जितनी मर्जी धूल हटा दूं, अंदर जो कीचड़ भरा है ना, वो हमेशा आपके दम को घोटते रहेगा और ना आपके सपनों तक आपको जाने देगा, और ना ये फोकस कभी क्रिएट हो पाएगा। जानते हैं हम अब फोकस क्यों नहीं कर पाते किसी भी चीज को? ओनली 3 थिंग्स। टेक्निकली सुनना चाहते हैं, 3 चीजों तरह से हम परसीव करते हैं मेनली किसी भी इवेंट को। नंबर 1, योर विजुअल सेंस। जब भी आपका फोकस जाता है, माइंड में कुछ ना कुछ विजुअल चलते हैं, या तो वो फ्यूचर के हैं या पास्ट के हैं या किसी फियर के हैं, इजंट इट? यस। नंबर 2, इंटरनल वॉइस है या किसी और की वॉइस है जो हमें रोक देती हैं, अचानक से बढ़ते कदम को पीछे ले आती हैं। कैसे? आप बाहर निकल रहे थे, अचानक से बिल्ली सामने से गुजर गई, बढ़ता हुआ कदम रुक गया, एकदम से याद आ गई कि अरे बिल्ली सामने से गुजर गई, थोड़ी देर बैठो उसके बाद जाना। आई एक आवाज, कौन सा? आकाशवाणी हुई थी? जी नहीं, आपके सबकॉन्शियस ने उसे बिलीफ की तरह रखा हुआ है। अगर बिल्ली के सामने से गुजरते ही एक थॉट आता है कि जाना चाहिए या नहीं, और आप ये कहते हैं मैं अंधविश्वासों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और उसके बाद आपको कदम रखने से पहले सोचना पड़ रहा है, तो ये बिलीफ आपके पास है, 100% यू बिलीव दैट। अदरवाइज आपका कदम रुकना ही नहीं था। अगर कैंसर के नाम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, विजुअल में हॉस्पिटल का बेड दिखाई देता है, तो आप चाहे माने या ना माने कि मुझे डर नहीं है, आपको कैंसर से भयानक डर है। आपके माइंड में कैंसर की इमेज इतनी बड़ी है, चाहे आप इसे माने या ना माने। हमें यह तक नहीं पता हम किस चीज को बिलीव करते हैं, किस चीज को बिलीव नहीं करते। थिंक अबाउट दैट। और अगर यही नहीं पता कि क्या बिलीफ अंदर है, तो बिलीफ चेंज करेंगे क्या? मुझे यही बता दीजिए जरा। मैं बता दूंगी 2 मिनट में। चेंज योर बिलीफ इन जस्ट 5 मिनट्स। राइट प्रीत? राइट डेजी? कर सकते हैं ना? बट जब यही नहीं पता कि कचरा किस कोने में पड़ा है और किस तरह का कचरा है, और उसे उठाने के लिए मुझे क्या टूल चाहिए, तो निकालेंगे क्या बाहर? कौन से कोने में जाएंगे? अब टेक्निक का क्या करेंगे? लेके घूमते रहो आप वैक्यूम क्लीनर, उधर कीचड़ पड़ा है, बताइए कीचड़ को वैक्यूम क्लीनर से कैसे हटाएंगे आप? दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग यू। और सबसे बड़ा सच इस दुनिया का यही है कि जिस वक्त आपने खुद को समझ लिया, उस वक्त आपको ये पूरी दुनिया समझ आ जाती है। लोग कहते हैं जब आप कम्युनिकेट करें तो ये मॉडल लगाएं, वो मॉडल लगाएं, ऐसे लगाएं, वैसे लगाएं, काउंसलिंग में ये करें, वो करें। मुझे एक बात बता दीजिए, जब अपनी प्रॉब्लम सामने आती है तो कौन सा मॉडल लगाते हैं आप? जब सेल्फ इंटरनल टॉक चलती है तब कौन सा मॉडल लगाते हैं? राइट सपना? मेटा मॉडल, हिप्नोटिक लैंग्वेज, ये वो। अपने अंदर चलती हिप्नोटिक लैंग्वेज को तो आज तक नहीं देख पाए हम, लेकिन दूसरों पर हिप्नोटिक लैंग्वेज कैसे करनी है ये एनएलपी बहुत अच्छे से सिखा देती है।
लेकिन जब खुद के माइंड में हिप्नोटिक लैंग्वेज चलती है और परसेप्शन क्रिएट कर रही है, आपका डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन बना रही है, तब आप कौन सा मॉडल लगाकर उस इंटरनल थॉट को रोकते हैं? थिंक अबाउट इट। हमें सिर्फ गिमिक्स सिखाए जा रहे हैं, एंड आई रियली डोंट ट्रस्ट इन गिमिक्स। मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को इंप्रेस कर पाए या ना कर पाए, मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या आप खुद को इंप्रेस कर पाते हैं? अपनी इमेज के लिए काफी है। दुनिया में कितने लोग इंप्रेस होंगे आपसे, बताइए। लोग आपसे, आपके इंप्रेशन के कारण आपसे कभी नहीं जुड़ते। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं, उसे अपनी कमाई बनाना चाहते हैं, चाहे आप एक वो पर्सन है जो एक इस फील्ड में होते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या अपने सोशल दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, बेशक आप एक होम मेकर ही क्यों ना हो, होम मिनिस्ट्री ही क्यों ना हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए? क्योंकि रिलेशन इज ह्यूमन सोसाइटी की सबसे बड़ी नीड है, हम चाहे या ना चाहें। भीड़ में लॉनलीनेस फील होती है, क्यों? क्योंकि बाकी सब किसी तो रिलेशन अच्छे बना लिए, अपने से रिलेशन का क्या हो गया? व्हाट इज इट? गिमिक इज लाइक दिखावा, राइट? कि आपके माइंड को मैं बस वाव में डाल दूं और बस आपका माइंड वाव में घूम रहा है, अब आपके माइंड की कमांड मेरे पास है, अब आपके ऊपर मेरा पूरा इंप्रेशन है, अब मेरी हर बात डायरेक्ट आपके माइंड में जा रही है, आपको ऑटो सजेशन के रूप में हिप्नोटिक लैंग्वेज में मैं ऐसे सजेशन डाल दूंगी कि आपका माइंड कहेगा यस, एंड इधर आपकी लिंक पे पेमेंट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड गिमिक। यस, बट इंपॉर्टेंट इज मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा डिस्टॉर्शन तो मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं दुनिया को सिखा रही हूं डिस्टॉर्ट मत करो, डिस्टॉर्ट मत करो, डिस्टॉर्ट मत करो। वाई? क्योंकि जो चीजें मैंने दूसरों के लिए सीखी, मुझे पता ही नहीं खुद पे कैसे लगानी है। ईच एंड एवरीथिंग, इफ यू कैन फील दैट नॉलेज, दिस इज योर रियल एसेट, एंड एनएलएसएस इज ऑल अबाउट दैट। क्यों मैंने इतना सारा बैकग्राउंड बनाया? बिकॉज एनएलएसएस के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो पहले, कुछ लोग जो हमारी मास्टर क्लास कर चुके हैं उनके अलावा। ये कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जिसको किसी ने अप्रूव किया हो। दिस इज अ कंबाइंड स्टडी, जहां पर हर लॉजिक के साथ आपके इस कॉन्शियस माइंड को शांत करके तब आपके सबकॉन्शियस तक का रास्ता बनाया जाता है। अदरवाइज मैं भी कह सकती हूं लॉजिक मत लगाओ, चुपचाप बैठो और सुनो व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। हर तीसरी लाइन मेरी हो जाएगी नाउ लिसन टू मी, अब मैजिक होने वाला है, नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, आई कैन डू दिस, आई हैव दिस कैपेबिलिटी। बट उसका बेनिफिट क्या? ऑलवेज इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर आउटकम। आपका आउटकम क्या है? आज अगर मैं यहां बैठी हूं तो मेरा आउटकम सिर्फ इतना है कि आपको यह समझ आ जाए कि मुझे अपने सबकॉन्शियस पे काम करने की जरूरत है। दैट्स इट। 2 घंटे में मैं आपको किसी चीज का मास्टर नहीं बना सकती, राइट? लेकिन 2 घंटे में मैं आपको यह बता सकती हूं कि आपको अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है। इजंट इट? जो लोग कहते हैं आज ये वर्कशॉप आपकी जिंदगी बदल देने वाली है, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भी वर्कशॉप आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, चाहे 2 घंटे की हो या 2 दिन की हो। लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप, 2 days वर्कशॉप विद सो एंड सो, कुछ चेंज नहीं होता। 2 दिन के लिए आपकी स्टेट चेंज होती है, आपकी स्टेट से प्ले किया जाता है और आपको बड़ा मजा आता है। 2 दिन आपको लगता है वाओ क्या क्या मुझे मिल गया, एंड देन तीसरे दिन की शाम को अगेन बैक टू पेविलियन, वैसे ही रिएक्शन दे रहे होते हैं जैसे 2 दिन पहले थे। इजंट इट? क्यों? क्योंकि ये हैमरिंग बंद हो जाती है। ये जो ऊपर की लेयर थी ना, इस पे एक बार तो कलर चढ़ गया और अब क्या हुआ, अब ये कलर उतरना भी शुरू हो गया। क्यों? बाहर के जब थपेड़े पड़ते हैं ना तो ये ऊपर का कलर ऐसे ही उड़ जाता है। क्यों?
तीसरे दिन तो लाइफ फिर वैसी हो गई। 2 दिन तो आप अपने कोच के साथ थे, ट्रेनर के साथ थे। 2 दिन छोड़िए, आप 15 दिन की रिट्रीट करके आइए, गारंटीड 16वें दिन की शाम, एक दिन आप घर में अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, वो कलर उतरना शुरू हो जाएगा। आपकी स्टेट का फायदा उठाया जाता है, नथिंग एल्स। उस वक्त आपको ऐसी स्टेट में रखा जाता है कि आपको लगता है माय गॉड कितना कुछ मिल गया मुझे। ये स्टेट तो आप अपने घर में लेके आके भी अपनी फैमिली के लिए अच्छा फील कर सकते हो। उसके लिए 15 दिन बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्यों वो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जब आप किसी रिट्रीट वर्कशॉप में जाते हैं तो क्यों आपको वो बहुत अच्छा सा रूम मिलता है, एसी में आप बैठते हैं, बना बनाया खाना मिलता है, लॉन्ड्री सर्विसेज मिलती हैं, आपको एक तिनके के दो नहीं करने होते, ऑटोमेटिकली स्टेट अच्छी रहेगी। बात तो तब है जब घर आने के बाद उनको बोलो 16वें दिन मेरे साथ जरा घर चलो और अब बताओ जरा क्या डिफरेंस आया मेरे अंदर, मेरी लाइफ में ये हो रहा है। उस टाइम तो सब समझ आता है। तो इस स्टेट को हम अपने घर में ही रहकर ठीक करना क्यों नहीं सीख ले, ताकि मेरे घर वालों को भी कुछ सुकून मिल जाए, क्योंकि उनके उनके हिसाब से तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ही हम है। एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा ऑल्सो, राइट? उल्टा भी है इसका, हमें वो लगते हैं, उन्हें हम लगते हैं। बट व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम? एक्चुअल प्रॉब्लम है ये, यहां पर पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है और बस लगे हुए हैं फोकस करूं तो क्या करूं। इसको पता तो है इसको जाना कहां है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचा कि इसको जाना कहां है। और ये भी पता चल जाए कि जाना कहां है, उसके बाद ये नहीं पता जाना है तो क्यों जाना है। मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूं। मैं आपको कहूं आप जरा अपनी किचन में एक बार घूम के आ जाओ ना, एकदम से आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगी घूम आओ ना एक बार, क्या फर्क पड़ता है एक बार जाके। लेकिन क्यों जाऊं मैं? आप मुझसे आधा घंटा बहस कर लोगे लेकिन किचन में एक राउंड लगा के नहीं आओगे, इजंट इट? तो जब वहां पर जाने के लिए सिर्फ जो 1.5 मिनट का काम था उसके लिए मैंने 1 घंटा बहस कर ली, लेकिन हम उठ के नहीं गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उठ के उस गोल के पास क्यों जाए जिसका उसको वाई नहीं पता? इजंट इट? इस टॉपिक को मैं कान अभी मैंने ऐसे पकड़ा ना सीधा सीधा, मैं ऐसे भी पकड़ सकती थी फॉर दोस्त जो टेक्निकली मुझसे सुनना चाह रहे हैं। कैसे? मैं कहती एक बहुत ही अच्छे गोल के, एक परफेक्ट गोल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, लिखिए फटाफट, नो पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नाउ आपको लगता वाओ क्या सीक्रेट मिलने वाले हैं इस वर्कशॉप में, मजा आ गया, मजा ही आएगा और सिर्फ उन्हीं 2 घंटों में आएगा। उसके बाद वही नीलबटा सन्नाटा, सॉरी टू से, राइट? ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कराने के लिए। मैं अगर कुछ भूल जाऊं तो क्यों भूल जाऊं, लेकिन पता है हम ये वाई कहां लगाते हैं हमेशा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? चलिए भगवान उतर कर आ गए और उन्होंने बता दिया इसलिए हुआ। अब बताइए अब क्या कर लेंगे आप? जिस वजह से हुआ वो भी पास्ट में, और जो हो गया वो भी पास्ट में। अब प्रेजेंट में उसे जान भी लोगे तो क्या होगा? अब बता दीजिए। और वो आए और उन्होंने बता दिया भाई पिछले जन्म में तुम्हारा ये और ये किया हुआ कांड था जिसकी वजह से तुम्हें ये मिला। अब बताइए क्या किया हमने? उस वाय को जानकर क्या किया? गलत जगह पर वाय पूछते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस भी वजह से किया, एक सीधी सी लाइन लगा दो ना कि जो इंसान जिस वक्त जो भी कर रहा है वो उसके पास लास्ट चॉइस है। क्यों? जब आपसे गलती होती है तब आप नहीं बोलते मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। यू आर राइट। उस वक्त आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में थे आपके पास रियल में कोई चॉइस नहीं थी। अगर उससे बेहतर चॉइस होती तो आपने उस चॉइस को ले लिया होता, इजंट इट? राइट अंजना? अगर इतनी ही समझ आ गई होती उस वक्त, इस इमोशन ने मेरा साथ दे दिया होता, तो ये पंगा ही नहीं होता जो अब जीवन में ले लिया मैंने।
ये एक्शन गलत ही नहीं होते, इट मीन्स मेरी स्टेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेट हर वक्त डिस्टर्ब होती है मेरे इमोशन से, और मेरा इमोशन डिस्टर्ब होता है कि मैं कैसे चीजों को देखती हूं, चीजों को मेरे देखने के नजरिए से ये इमोशन क्रिएट होता है। अगर घर में आग लग गई, एक तरफ एक कह रहा है कि सब कुछ जल गया, सब बर्बाद, डिलीशन भी है, डिस्टॉर्शन भी है, और जनरलाइजेशन भी है कि जब घर का सारा सामान तुम्हारा जल जाए, फूक जाए, तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में सब खत्म, आगे तक के लिए जनरलाइज कर लिया कि मटेरियल थिंग ही सब कुछ है लाइफ में। तीनों पैटर्न ने काम कर दिया। और दूसरे ने कहा सब कुछ चला गया सामान, पर हम सबकी लाइफ बच गई, ये बहुत खुशी की बात है। ही इज स्माइलिंग। क्यों? उसको वो दिख रहा है जो बचा हुआ है, जहां पॉसिबिलिटी है। अगर वो घर के मेंबर चले जाते तो क्या वो सामान उनको लेके आ सकता था? नो। लेकिन अब वो घर के सारे मेंबर वही हैं, वो क्या सामान लेके आ सकते हैं? दोबारा वो पैसा कमा सकते हैं? यही लाइफ में क्लियर नहीं होता कभी। और हम, एक चीज होती है और हम कहते हैं सब लुट गया, दूसरा कहता है सब बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म। एक बिजनेस का लॉस, और उसमें अगर उस इंसान ने उस वक्त ये माइंड मान लिया, ये जनरलाइज कर दिया कि सब खत्म, तो मान लीजिए सब खत्म। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि अब ये हो गया, बचा क्या है, अगर उसने बचे हुए पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो वही इंसान अगले कुछ समय में वापस उसी लॉस को रिकवर करके उससे ज्यादा अच्छी अपनी लाइफ क्रिएट कर देगा। होता है या नहीं होता? दोनों तरह के लोग इस दुनिया में हैं। तो क्या वो जो दूसरी तरह के लोग हैं वो डायरेक्ट आसमान से उतरते हैं? वो क्या पैदा नहीं होते इस लाइफ में? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे पैटर्न्स को देखा है, ऐसे पैटर्न्स को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से वो हमेशा होपफुल रहते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। तो क्या हम नहीं रह सकते? मतलब हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हमारे एनवायरमेंट ऐसे हो गए, तो अब हम हमेशा हमें ऐसा ही रहना है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिचुएशन के रहते, आप अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको हेल्प करती है एनएलपी, लेकिन आप अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज करके परमानेंट होने की तरफ कैसे लेके जाएंगे, यहां आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द ओनली थिंग जो मैं आपको समझाना चाहती हूं कि टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी बात है, एनएलपी इज ए टेम्परेरी टूल, बट अगर इसके साथ हम एनालिसिस को मर्ज करते हैं तो इसे हम परमानेंट बना देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एनएलपी एक चोट खाए हुए इंसान को, जिसको बेहद दर्द हो रहा है, उसको पेन किलर का इंतजाम कर देती है। लेकिन क्या ये उस पेन का इलाज है? थिंक अबाउट इट। क्या ये उस पेन का इलाज है? नो। ये दर्द को दबा दिया है, अभी एक बार के लिए आपको रिलीफ दिया है, ताकि आप कुछ सोच सको, समझ सको, और अब आप अपनी हेल्थ को सही रखने के बारे में सोच सको। अब डॉक्टर आपको समझाता है आपको ये करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको खुश रहना है, आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी रहती है, तभी तो सुनोगे। अदरवाइज इमेजिन आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड पे पड़े हो और आपको बेहद दर्द हो रहा है, और अभी डॉक्टर का ज्ञान आपके पास आ रहा है कि आपको करना क्या क्या है। सुन पाएंगे उसे? थिंक अबाउट इट। सुनना दूर, उस डॉक्टर पे गुस्सा आएगा कि इसको लात मार के बाहर निकाल दो ना जरा, और कोई पेन किलर दे दो, इंजेक्शन दे दो। सो एनएलपी आपके लिए उस पेन किलर का इंतजाम करती है कि जो चीज आपको फोकस नहीं होने दे रही थी, सोचने का मौका नहीं दे रही थी, उसके लिए आपको एक रिलीफ दे दिया जाता है। बट अब क्या, इसका ये मतलब नहीं आप जिंदगी भर पेन किलर खाते रहेंगे। मुझे कचरा साफ करना आता है, इट डजंट मीन मैं पूरी जिंदगी कचरा साफ करते रहूं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ फोकस ना करूं। इट डजंट मीन अगर कोई बार बार मेरे घर में कचरा फेंक के जा रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको साफ करने के साथ साथ उस इंसान के दोबारा ना आने का इंतजाम मैं कर दूं। बार बार थोड़ी साफ करते रहेंगे, यही काम थोड़ी है लाइफ में। और हम एनएलपी के जरिए बार बार अक्सर वही करते रहते हैं, इन सारे पैटर्न्स को परमानेंट नहीं कर पाते। राइट? यही होता है सपना।
वापस आ जाते हैं पैटर्न्स। दिस इज द रीजन कि वापस आ जाते हैं, क्योंकि परमानेंट वाली टेक्निक दी नहीं किसी ने। अब आप कहेंगे आपको कहां से मिल गई परमानेंट वाली टेक्निक? मुझे मिली नहीं, आई क्रिएटेड। और कैसे? अपने ऊपर इस्तेमाल करके पता चला, अगेन एंड अगेन। इतनी अच्छी बात, एंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिगर बन जाते हैं, ट्रिगर बन जाते हैं। अंजना ने इतनी अच्छी बात कही थी, यानी कि अवेयरनेस में रहें तो ट्रिगर बनेंगे ही नहीं फिर तो। मैंने कहा यस। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज फील कर ली थी कि माइंड एकदम से अलर्ट कर देता था, अरे ट्रिगर बन रहा है, ये तो यू आर इन पीक स्टेट, ये चीज एंकर होती जा रही है। अब जैसे ही आपका ये वॉच डॉग एकदम से अवेयरनेस में आया, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नो, अब आप इस पैटर्न को नहीं ले सकते। यही मैंने कहा कि खामोशी का मतलब हां होता है, राइट? तो हां होता है तो जिस चीज को चुपचाप सुन लिया, माइंड ने उसे बचा के रख लिया। दिस इज द रियल थिंग कि कैसे बिलीफ बन जाते हैं, कैसे पैटर्न बन जाते हैं। जिंदगी वैसे चल रही है जैसे दुनिया चला रही है। मेरे सबकॉन्शियस का कंट्रोल, प्रोग्रामिंग मेरे हाथ में होनी थी, पर क्या है? गली का कुत्ता मेरी स्टेट को चेंज करके जा सकता है, उसके हाथ में कंट्रोल है, लेकिन मेरे हाथ में, मेरे सबकॉन्शियस का कंट्रोल नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। उस कुत्ते से मुझे फोबिया हो जाएगा, मेरा सबकॉन्शियस वहां से पैटर्न ले लेगा, लेकिन मेरी नहीं सुनेगा। मेरे अलावा मेरे सबकॉन्शियस के पैटर्न को पूरी दुनिया बना रही है, पूरा यूनिवर्स बना रहा है, राइट? लेकिन मैं नहीं बना पा रही जिसे बनाना चाहिए था। तो ये कमांड अपने हाथ में लेनी इंपॉर्टेंट है। ये डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन कैसे कम होगा? ये तब कम होगा जो चीज सोच रहे हैं ना हम, दूसरों को हिप्नोटिक लैंग्वेज बोल के ऐसा कर लेंगे। पहले अपने अंदर चलने वाली हिप्नोटिक लैंग्वेज से होने वाली गड़बड़ को संभालना सीख लीजिए। अभी हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या है? यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनएलपी, कुछ लोग जानते हैं आप में से, लेकिन हिप्नोटिक क्या? क्या मतलब दूसरों के दिमाग पे एकदम ऐसा कंट्रोल आ जाएगा, उनको वश में कर लेंगे? नथिंग, बट एक्चुअल थिंग ये है कि कुछ ऐसे वर्ड, अब जैसे ही मैंने कहा कुछ, कुछ कहते ही सबका दिमाग इधर उधर, कौन से कुछ? यानी मैंने आपके कॉन्शियस माइंड को बिठा दिया अब साइड में। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूं जहां जहां आपने अपनी लाइफ में बेहद पेन को महसूस किया, लेकिन आज आप उन बातों पर अगर फोकस करें तो उस पेन से आप बाहर आ जाएंगे। थिंक, क्या चल रहा है माइंड में? सारे पेन्स में से अपना पेन ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से पेन? हो गया आपका माइंड घूमना शुरू, आप चले गए अपने पास्ट के पेन्स में। कुछ बातें, कौन सी बातें बताएंगी? राइट? कुछ पेन, कौन से पेन? राइट? कहीं कहीं पर, कहां कहां पर, हर जगह जाएगा आपका माइंड। आपके सबकॉन्शियस को मैंने बिजी कर दिया। अब मैं जितना जो कुछ बोलूंगी सारा ज्ञान अंदर है। यू नो व्हाई? आई हैव टच्ड योर इमोशन थ्रू माई हिप्नोटिक लैंग्वेज। इतनी ही होती है हिप्नोटिक लैंग्वेज। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, व्हाट इज इट? कहना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस कुछ लोगों के जरिए मुझे ऐसे हुए तो मुझे एक्चुअल में समझ आया कि लोग करते क्या है पीएलआर की आड़ में। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूं कि आप कुछ दिन में ऐसी कौन सी टेक्निक सीख लेते हैं कि आप इंसान के पिछले जन्मों तक पहुंच जाते हैं, जिसे गौतम बुद्धा को करने में इतना समय लगा, अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने उस स्टेट को पाने में। आप एक कौन सी टेक्निक ऐसी सीख जाते हैं कि आप इंसान के पिछले जन्मों में उसे पहुंचा देते हैं? आई जस्ट वॉन्ट दिस आंसर। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? I want to tell you what is this. I am telling about जितने लोगों ने मुझसे वो एक्सपीरियंस शेयर किया है पर्सनल काउंसलिंग्स में पिछले 2 सालों में कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कि जब मेरा पीएलआर हुआ तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मैं बता देती हूं आपको। आपके माइंड में रेगुलर कुछ थॉट चल रहे हैं, राइट?
उन थॉट से मिलके कुछ ना कुछ बनेगा। सबकॉन्शियस में बहुत कुछ है, और मैं आपको एक बार ट्रांस में लेके जाके, जहां आपका कॉन्शियस माइंड जाग ही नहीं रहा, वहां पे मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने लग जाऊं, तो आपका माइंड स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। यस और नो? राइट? और वो स्टोरीज ही पीएलआर में आपको परोस दी जाती हैं कि आपके साथ एक बार ऐसा हुआ था, आपके बार एक बार साथ एक बार ऐसा हुआ था। एक रिसेंट रिजल्ट सामने आया था कि जहां पे उस बच्ची को लगता था कि उसके माँ बाप उसे जंगल में छोड़ आए थे, और उसके बाद वो दूसरी बच्ची के साथ खुश थे। मतलब पिछली बार भी उसकी सेम ही एक और बहन थी। हाउ इज इट पॉसिबल? तो उससे पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। नो, उसने प्रेजेंट लाइफ का परसेप्शन ऐसा अपना ऐसा बना लिया कि वो दूसरे चाइल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मेरे पेरेंट्स, और मुझे दूर कर रहे हैं। वो परसेप्शन ने एक स्टोरी बना दी उसके सबकॉन्शियस में जाके, और अब वो रंग दिखना शुरू हो गया। वो स्टोरी ऐसे क्रिएट हो गई, थॉट को एक रूप दे दिया। आपको ड्रीम्स जब आते हैं, कितने उठपटांग ड्रीम आ जाते हैं। कई बार आप लगातार एक कंफ्यूजन की स्टेट में है, तो आपके ड्रीम्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यस और नो? राइट? आप जब फियर में होते हैं तो आपको सपने डरावने आते हैं। राइट? जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको अक्सर ऐसे सपने आते हैं कि आप उड़ना शुरू हो गए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए पता नहीं कहां कहां उड़ के जा रहे हैं। एक सुपर पावर अंदर फील होने लग जाती है ड्रीम्स में। यस और नो? दिस इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, योर परसेप्शन। मैंने लाइफ को कैसे देखा है उसको विजुअल्स में माइंड कैसे भी कन्वर्ट कर देगा। ये विजुअल्स तो हमें दिन में जागते हुए भी आ जाते हैं। जब माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा हो, कोई फियर चल रहा हो, तो फ्यूचर के पता नहीं क्या क्या विजुअल बनते हैं हमारे। यही आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के आपको सामने रख दिया जाता है कि आपके साथ तो ये हुआ था, ये हुआ था। हालांकि इसे हीलिंग में यूज किया जाता है, बट वही पर्सन जो इसे यूज कर सकता है प्रॉपर नॉलेज के साथ। लेकिन हुआ क्या है, ये जो एक बॉल बनाकर सबके हाथ में दे दी गई है, ये लोग सिर्फ माइंड में परसेप्शन को डालकर और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कहीं पर वो बिलीफ बन जाता है, आप कहेंगे अरे पिछली बार ऐसा हो गया था, अब कैसे सुधारूं इस कर्म को, वही नहीं समझ में आ रहा। अब वो और टेंशन हो गई है अलग से। अब माइंड अब तक कुछ नहीं सोच रहा था, अब तक तो इसी जन्म की टेंशन थी, अब पिछले की भी हो गई। अब पिछले के बारे में ज्यादा सोच रहा है, इस वाले पे फोकस ही नहीं हो रहा। यही होगा ना? यही तो रीजन है कि इस नेचर ने ये प्रोग्रामिंग डाली ही नहीं कि पिछला कुछ भी याद रहे। नहीं तो उनको पता है कि घूमते रहते, नहीं तो उनको क्या प्रॉब्लम थी भाई, याद रखो अपना पिछला भी अगला भी सब याद रखो। उनके लिए तो अच्छा ही था, लेकिन उनको पता था पगला जाएंगे ये लोग, रिग्रेट होगा, ये तो पिछली बार किया था ना, इस बार क्यों। तो इतना ही समझना काफी है कि देयर इज समथिंग, उसने आपके थॉट प्रोसेस को बना दिया। वो थॉट प्रोसेस कहीं कहीं गड़बड़ हो गया है, उस पर काम करना सीख लो। अगर डर आ रही है अंदर, शुरू से एक बच्चा डरता है तो ठीक है, वो उसका पर्सनल थॉट प्रोसेस हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है। आप उस प्रोग्रामिंग पे काम कर लो। ये कब कहा कि चेंज नहीं होता? हर तरफ तो लिखा था कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है। इसका मतलब और क्या था कि पैटर्न्स को चेंज कर लो, अपना फ्यूचर चेंज कर दोगे। यही तो बताना चाह रहे थे वो। और क्या कहना चाह रहे थे? नथिंग एल्स। हम इन सेंटेंसेस के पीछे क्या है वो राइट मीनिंग नहीं समझ पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन हमारे ग्रंथों का भी हुआ, डिस्टॉर्शन हमारी नॉलेज का भी हुआ, डिस्टॉर्शन हर एक चीज में हुआ। हमारे रिलीजन में भी डिस्टॉर्शन आ गया। नथिंग इज रिलीजन। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। कि आपकी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप एक मां हो तो आपका धर्म क्या है। ये होता है रिलीजन, कि जो आपके लिए उस सिचुएशन में होना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरे के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हुए जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करते हो, यही धर्म है, नथिंग एल्स। राइट? इसलिए क्या कहा था, क्षत्रिय का धर्म क्या है?
तो उसका रिलीजन ही अलग हो जाता। नो, ब्राह्मण का धर्म क्या था? ज्ञान बांटना। सिर्फ उनके काम फिक्स थे, उन्हें पता था जिस इंसान को जो काम दोगे वो उसमें परफेक्ट होगा तो बहुत अच्छे से होगा। इसलिए कैटेगरीज बना दी गई थी कि सबको अपना अपना धर्म याद रहे, और अब सब अपना अपना लेके बैठ गए, पता नहीं किस हिसाब से डिस्टॉर्शन करके। दिस इज इट, नथिंग एल्स। मैं यही समझती हूं कि धर्म तो यही है। अगर ऐसा होता तो ये धर्म क्यों कहा जाता? इसका धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है? तो क्या सब अपना अपना लेके चल रहे थे? नो, दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, दिस इज योर रिलीजन। इस प्रकृति ने, इस मदर नेचर ने सबको उस धर्म के अनुसार सब कुछ दिया उनकी लाइफ में, लेकिन हमने उसको शायद कुछ डिस्टॉर्शन करके माइंड में कुछ और ही रख लिया। अब धर्म रह गया, ह्यूमैनिटी कहीं पर नहीं है। रिलीजन सब जगह है लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं है। दूसरों के राइट का प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। अगर मैं आज किसी और के राइट को प्रोटेक्ट ना करूं तो कल को मेरा राइट कहां पर रहेगा? इसीलिए तो कहा गया योर राइट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये बात रिश्तों में समझ आ जाए तो कितना कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते रहते हैं, अपना राइट जताते हैं। आप अप्रोच देख लीजिए ना, आप दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर लो एंड सी द मैजिक। I am no one to create this magic. You are going to create this message, this magic. अगर ये बात आपने रिश्तों में अप्लाई कर दी तो आपका कोई रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता। सिर्फ ये एक चीज, ऑलवेज फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोटेक्ट अदर्स राइट। आपके रिश्ते चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला आपके अंदर ये चेंज देखेगा तो उसको भी एक ही रिफ्लेक्शन जाएगा कि ये हमेशा मेरे राइट की बात करती हैं, ये हमेशा मेरे राइट की बात करती है, अपना कुछ बोलती ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती हैं। कैसे वो इंसान नहीं उस रिफ्लेक्शन को अडॉप्ट करेगा? इट मींस आपने खुद को चेंज किया, लेकिन आपने बेसिकली अपने एनवायरमेंट को चेंज कर दिया। लेकिन हम कहते हैं तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करो। यानी हम एनवायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता, और साथ में आती है फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट, एंगर, और रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। दिस इज इट। एज एन एम्प्लॉय मुझे अपने सारे राइट याद है कि बॉस मुझे निकाल नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपने वो 8 के 8 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए डेडिकेट करते हैं? कैसा नहीं होता? चाहते नहीं है कि आज थोड़ा सा काम इधर उधर कर दो, ऐसे ही कर दो, चलो ठीक है चल जाएगा। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर उस कंपनी की ग्रोथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लें तो वो कंपनी आपको अपने ऊपर पूरा राइट दे देती है। वही लोग ग्रो करते हैं कंपनीज में जो पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं। शुरू में उनको लग सकता है कि लोग मैनिपुलेट करके आगे निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन ये मैनिपुलेशन ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता। इट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन आवर सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस पर काम करने के लिए सबसे पहले अपने इस डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन पर काम करना होगा। लेकिन उससे पहले जो पास्ट में जितनी भी चीजें हैं उन पर काम कर लेना जरूरी है। दिस इज अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरे पास्ट में क्या क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने मुझे परेशान करके रखा है, ऐसा क्या क्या है जिस पर मुझे काम करने की जरूरत है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आपके पास्ट में जितनी भी मेमोरीज हैं, जहां से कोई ना कोई पेन आ रहा है, कोई घबराहट आ रही है, या कभी आपने एक बार उस फीलिंग को लिया था लेकिन अब बार बार वही सब चल रहा है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस पर काम करने की जरूरत है। आपके पॉजिटिव हार्मोन्स तभी रिलीज होंगे जब आपके माइंड में वो पास्ट का पेन कम होगा, और अगर पास्ट का पेन कम होगा तो आपके प्रेजेंट में आप बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे, अपने प्रेजेंट को हैंडल करना सीखेंगे। उसके बाद बनाइए ना गोल्स,
जब तक पैर में लगी चोट ठीक नहीं होगी और अभी यहां चलना नहीं सीखेंगे, तब तक फ्यूचर में दौड़ कैसे पाएंगे। इसलिए आपका माइंड गोल्स की तरफ आपको नहीं जाने देता, क्योंकि उसको पता है आपके पास्ट के पेन इतने बड़े हैं कि अगर फ्यूचर के गोल्स की तरफ चल भी पड़े तो नुकसान करके आओगे, पेन ही लेके आओगे। पेन सिर्फ पेन को जनरेट कर सकता है, पेन कभी पैसिफाई नहीं कर सकता किसी चीज को। अगर पैर में कांटा चुभा है तो ज्यादा दूर तक आप चल नहीं पाएंगे। आपको वो सारे कांटे निकालने होंगे अपने पास्ट के। ये पास्ट के कांटे कभी आपको इंटरनल डायलॉग बनकर परेशान करते हैं, कभी आज आपके फोबिया के रूप में आ गए हैं, कभी ये ओसीडी बन चुका है, एंजाइटी बन चुकी है, डिप्रेशन बन चुका है। इनके रहते बताइए ब्राइट फ्यूचर कैसे दिखेगा। आपका माइंड वर्दीनेस में नहीं पाता उस वक्त आपको, और अगर आपके माइंड के लिए आप वर्दीनेस में नहीं है तो यकीन मानिए वो आपको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, कभी आपको उस तरफ बढ़ने ही नहीं देगा। हमारे पास प्रोक्रास्टिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आपका माइंड सिर्फ आपको किसी पेन से बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा प्लेजर दे रहा है जिसमें आप खुश हो, बट अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली आपको पता ही नहीं है। उसने एक छोटे से प्लेजर के साथ अपनी लाइफ को इतना बांध दिया है कि उसे वो लाइफ का बड़ा पेन ही नजर नहीं आ रहा। दिस इज योर प्रोक्रास्टिनेशन। आपका प्रोक्रास्टिनेशन उस वक्त आपको नहीं रोक सकता जब आपके घर की छत गिरने वाली हो। आप कितने भी आलसी इंसान हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, बेड से उठकर निकलेंगे। राइट और रॉन्ग? तो वहां कहां चला गया प्रोक्रास्टिनेशन? अगर प्रोक्रास्टिनेशन है, अगर वो इंसान लेजी है, तो उसको वहां भी लेजी रहना चाहिए था कि उठा ले जाएंगे, वेट करो, घर में 4 लोग और भी तो हैं, चारपाई समेत उठा लेंगे, क्या जरूरत है उठ के भागने की। क्यों नहीं कर देता? क्योंकि उसके पास अब उससे बड़ा पेन आ गया है। वो उठ के चलने में जितनी तकलीफ होती उससे ज्यादा तकलीफ उसको दिख रही है अब अपने साथ होती हुई। तो आपका माइंड ये गेम प्ले करता है, या फिर आपके गोल इतने बड़े नहीं हैं कि माइंड उनकी तरफ चलना शुरू हो जाए, उनसे इंस्पायर हो जाए। व्हाट इज अ ड्रीम? मुझे एक कार लेनी है, क्या ये किसी का ड्रीम हो सकता है? थिंक अबाउट इट। ड्रीम तो वैसा ही होता है जो सच में ड्रीम ही लगता है, लेकिन जब वो सच होता है तो लगता है कि क्या बात है लाइफ में, कि जो नामुमकिन लग रहा था उसको किया है, इसलिए उसे ड्रीम कहा जाता है। यानी जब आप अपनी पूरी इमेजिनेशन को यूज करके एक ऐसा ड्रीम डिजाइन करते हैं जिसे सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये सच हो गया तो क्या। सच हो गया तो सोचते ही बॉडी में एक फीलिंग चली जाती है। यकीन मानिए उस गोल के लिए किसी भी वक्त आपको सुबह 4 बजे उठा के अगर कुछ कह दिया जाए, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रांग वाई होगा। क्यों चाहिए? क्योंकि ड्रीम मेरा ये है, इतना बड़ा ड्रीम है जिसके बारे में सोच के एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। थिंक अबाउट इट। रोक नहीं पाएंगे आप उसके लिए खुद को काम करने के लिए। जब भी आप काम करेंगे आपके वाई में सिर्फ एक चीज रहेगी, वो ड्रीम, यानी उसके VAK को महसूस करते हैं आप। उस ड्रीम के बारे में सोचते ही उसे प्रेजेंट में जी लेते हैं आप एक पल के लिए। सोचिए, ऐसे ड्रीम के बारे में सोच के आपको कभी लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है? आपको कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कुछ भी, आप कभी ये एक्सक्यूज नहीं देंगे मेरे पास टाइम नहीं है। आप टाइम निकाल लेंगे, आप चीजें मैनेज कर लेंगे। टाइम सबके पास उतना ही है, अंबानीज के पास भी उतना ही है, मोदी जी के पास भी उतना ही है, ट्रंप के पास भी उतना ही है, हमारे पास भी उतना ही है। उनके पास कैसे टाइम आ जाता है? कैसे आ जाता है? वो कैसे इस दिन को मैनेज कर लेते हैं? नो, दे मैनेज देयर प्रायोरिटीज। उनको पता है उनकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। वो 2 घंटे सुस्ती में एक्स्ट्रा सोना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको पता है कि ये 2 घंटे कहां लग सकते हैं जो मेरी लाइफ को, मेरे ड्रीम को सच करने में मुझे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि उनके पास समय ही समय है। एंड दिस इज टाइम इज मनी। राइट? लोगों की एक वोकैबुलरी होती है ना, टाइम इज मनी। वाई टाइम इज मनी? क्योंकि जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने एफर्ट्स को डीके करा रहे हैं। आपकी एबिलिटीज डीके कर रही हैं, उनको ग्रो करने में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। डू समथिंग।
आप कुछ भी करें लेकिन उससे आपको एक रिजल्ट मिले। ऑलवेज थिंक कि क्या आज में मैंने जो कुछ भी किया इसने मेरे ड्रीम की तरफ लेकर जाने में मुझे कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया। अगर कुछ दिन तक ये सोचना शुरू कर देंगे तो हर एक वो एक्टिविटी जहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करते थे, कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। यू कांट मैनेज योर टाइम फ्रेंकली स्पीकिंग। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं, 26 नहीं कर देंगे आप उनको, बट आप किस स्टेट में काम करते हैं ये आपका समय बचाता है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, एक पेज पढ़कर देखिए कितना समय लगता है उसको याद करने में, और जब आप खुश होते हैं, खुश होकर अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो देखिए कितना समय लगता है उसी काम को करने में, उसी एक पेज को याद करने में, समझने में। यानी आप अपनी स्टेट से इस टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसी 1 घंटे में आप 1.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, और इसी 1 घंटे को आप 15 मिनट के काम के लिए वेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर टाइम मैनेजमेंट। तो यकीन मानिए, जब आपके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। कैसे अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अपने पास्ट में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, इनके अलावा शायद आपके पास्ट में कुछ भी नहीं है और प्रेजेंट में भी नहीं है। क्यों? सबसे पहले आपके पास है आपके पास्ट की मेमोरी। जहां से भी एक भी नेगेटिव इमोशन आपके सबकॉन्शियस ने आपके पास बचा कर रखा है, वो आपके लिए ब्लॉक का काम करता है। या तो वो पीछे की तरफ आपको खींचेगा, या आगे बढ़ने के जो कदम उठाना है उसे आपको उठाने से बार 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 सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आपको ये करना भी है या नहीं। कहीं अगर पेन मिल रहा है तो आप फोकस नहीं कर पाते अपने प्रेजेंट पर भी। अक्सर माइंड में वो विजुअल्स घूमते रहते हैं, वो फीलिंग लगातार बॉडी में आती रहती है कि आप हमेशा पास्ट में ही रहते हैं। आपको अपनी इन पास्ट की मेमोरीज को ठीक करने की जरूरत है अगर आप वाकई में एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं। बैलेंस लाइफ वो होती है जो इंसान अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुका है, अपने प्रेजेंट को हैंडल कर रहा है, और उसके पास उसके फ्यूचर के लिए एक ब्राइट मैप है जिसपे बढ़ने के लिए वो तैयार है। आप अपने प्रेजेंट इश्यूज को जब हैंडल करना सीखते हैं, आपके फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज कम होने लगती हैं, और जब ये कम होती हैं तो आपका माइंड और ज्यादा इंस्पायर होता है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। ये 10 के 10 पॉइंट एक स्टेप वाइज लिखे गए हैं। आपकी सेल्फ इमेज, अगर आपका माइंड आपको वर्दीनेस में फील करता है, तभी वो आपके लिए, आपको कुछ करने के लिए इंस्पायर करेगा, तभी वो अच्छा फील करेगा, प्रोक्रास्टिनेशन से आपको हटा देगा। जब आपके अंदर नेगेटिव इंटरनल टॉक चलती हैं, तो अगर आप उन्हें हैंडल कर लें तो आप अपने लाइफ के रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और अपनी प्रेजेंट की स्टेट को बचा सकते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे हमारा इमोशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है आपके अनवांटेड विजुअल। ये अनवांटेड विजुअल पास्ट के हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए बनने वाले कुछ ऐसे विजुअल जिनका हमें पता ही नहीं होता, जो हमारी लाइफ में कभी हुआ नहीं लेकिन एक डर के रूप में सामने आते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन पर अगर आप वर्क नहीं कर पाते हैं तो आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही चलती रहेगी, कहीं ना कहीं वो आपको रोकते रहेंगे और पीछे ड्रैग करके ले आएंगे। इसके अलावा है आपकी अनवांटेड सेंसेशंस। आपको कभी किसी बात के बारे में सोचकर एकदम से शिवरिंग होने लगती है जो आपको और परेशान करती है। कहीं पर अनवांटेड पेन है जिनका रीजन अब तक नहीं पता। बार बार रिपोर्ट्स आने के बाद भी रीजन फाइंड आउट नहीं होते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि जो चीज माइंड में बन रही है उसके रिजल्ट अभी आपको बॉडी में नहीं दिखाई देंगे।
उसको बॉडी से डायग्नोज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपके माइंड का पैटर्न है। इसी तरह की बहुत सारी सेंसेशन, जब आपको पैल्पिटेशन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, भारीपन लगता है, कहीं पर पेनिट्रेशन जैसा पेन होता है, इनके रीजन आपको कभी नहीं आते और अचानक से कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में एक बीमारी बननी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अनवांटेड सेंसेशंस को हैंडल नहीं किया, अब वो धीरे धीरे डिजीज का रूप ले रही हैं। व्हाट इज अ डिजीज? डिसईज, इट मीन्स आपकी बॉडी का डिस्कंफर्ट, यही तो है अनवांटेड सेंसेशंस। अगर आपने इनको अपने आज में नहीं संभाला तो कल को ये जाके डिजीज बनेंगी, और वो डिजीज कोई भी हो सकती है। वो एक छोटी सी आपकी कह सकते हैं आप डायबिटीज का पैटर्न हो सकता है, या कल को बड़ा कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, anything can be there. These are the patterns. This is the discomfort of your body that is in present moment. It is an unwanted sensation. आपके फोबिया, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से माइंड ने कुछ ऐसे पैटर्न उठा लिए जिससे एक फोबिया क्रिएट हो गया। और जिन लोगों को फोबिया की शिकायत होती है उनको एंजाइटी के साथ साथ ये फोबिया बार बार बढ़ने लगते हैं, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि उन लोगों की एलर्जीज भी बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगेन सेम पैटर्न ही फोबिया क्रिएट करता है, सेम पैटर्न ही एलर्जीज को क्रिएट करता है, सेम पैटर्न ऑटो इम्यून को क्रिएट करता है। इसी तरह से आपके ट्रिगर्स, आपकी एलर्जी के ट्रिगर्स हो सकते हैं, अगेन आपके ओसीडी के ट्रिगर्स हो सकते हैं, आपके फोबिया का ट्रिगर हो सकता है, आपके गुस्से का ट्रिगर हो सकता है, यहां तक कि डिप्रेशन के भी ट्रिगर्स होते हैं। आपके किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के जितने भी ट्रिगर्स हैं वो सारे के सारे आपके माइंड के पैटर्न्स में स्टोर हैं। आपको इन्हें हटाना चाहिए। क्या इन्हें हटाना पॉसिबल है? इन 10 के 10 पॉइंट्स को हटाना पॉसिबल है, यही बताने के लिए आज मैं यहां पर हूं। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने ही माइंड में लगातार एक लड़ाई चलती रहती है हमारे ही थॉट्स की। एक ही चीज के बारे में जब हमारे पास एक से ज्यादा थॉट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब भी ये इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके पास होगा, न सिर्फ आपकी लाइफ के रिजल्ट्स को ये खराब करेगा, बल्कि आपकी बॉडी में डिजीज भी पैदा करेगा। ऑटो इम्यून और आपकी बायपोलरिटी, अगर इसको आप इसे फेस कर रहे हैं तो इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट का एक सिम्टम कह सकते हैं आप, है एक इफेक्ट है। एंड नेक्स्ट थिंग, जब आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड, कि आप अपने माइंड में वेल्थ और सक्सेस के लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स डालें। वेल्थ और सक्सेस का मतलब क्या है? अगर आपने पास्ट में फेलियर को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है तो आपके माइंड ने फेलियर के पैटर्न को बचा कर रख लिया। इस फेलियर के लूप से आपको कैसे बाहर निकलना है, या फिर उन पैटर्न्स को आपको कैसे इम्प्लांट करना है कि आप सक्सेस की तरफ फॉरवर्ड होते चले जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इनर ड्रीमर को अवेक करना होगा। यही मैंने आपसे कहा कि ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में सोचकर आपकी बॉडी में सेंसेशंस आ जाए। जब आपके पास्ट के बारे में सोचकर आपको एकदम से सेंसेशन आ जाती है पास्ट की, तो ये बताइए जब फ्यूचर के बारे में सोचकर सेंसेशन आएंगी तो ये भी एक अलग तरह से आपकी न्यूरोलॉजी को चलाती हैं, और उस वक्त आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ने के लिए पॉजिटिव होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस में कैसे गोल्स को सेट करना है, असल में तो हमें यही पता नहीं चलता कि आखिर मेरी लाइफ के गोल्स क्या है। तो पहले तो इन गोल्स को रिकॉग्नाइज करना है, और उसके बाद अपने माइंड को कैसे, अपने न्यूरॉन्स को, 80 बिलियन न्यूरॉन्स जिनसे मिलके आपका माइंड बना है, उनको कैसे आपको अपने गोल्स के लिए एंगेज करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दूं। दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए। ये हम एक एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में कि किस तरह से हमारे माइंड के पैटर्न वर्क करते हैं, इनको सिर्फ फील करने के लिए, कि कैसे हमारा माइंड पास्ट को किसी एक नए इवेंट में चेंज कर सकता है, या जब चाहे तब नए पैटर्न्स को बना सकता है। इसे एक्सपीरियंस करने के लिए आप एक एक्सरसाइज करेंगे अब से ठीक 15 मिनट के बाद। लेकिन इसमें उन लोगों के लिए भी यहां पर कुछ है जो लोग एनालिसिस को सीख कर न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बना
बनाना चाहते हैं, बल्कि एक कोच की तरह से, एक मेंटोर की तरह से लोगों को इसे सिखाना चाहते हैं ताकि वो लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। लाइक मी, कि जब मैं लोगों को हील करने में हेल्प करती हूँ, आई नो व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपकी सेल्फ वर्थ कितनी बढ़ जाती है। ये काम आप भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज कितनी अपॉर्चुनिटी है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप जान चुके हैं कि कितना ज्यादा स्कोप है, हर कोई इन स्किल्स की तरफ बढ़ रहा है। कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि आपको बार बार काउंसलर्स की जरूरत पड़े। आप खुद में इतने अपने माइंड के पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुद चला सके, कैसे अपने आप को रिजॉल्व करें। आज लोगों की अवेयरनेस इसकी तरफ बढ़ रही है। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को बेहतर बनाना है तो उन्हें कोचिंग की जरूरत है। उन लोगों के लिए जरूरत है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हें अपनी स्टेट को बचा के रखने के लिए, अपनी फॉर्म में रहने के लिए इन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को हेल्प किया जा सकता है, लेकिन उन्हें हेल्प करने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो स्किल की तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज आपको दिया जा रहा है यहां पर, दैट इज NLSS, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। वो स्किल है जिसे सीख कर आप किसी भी तरह का पैटर्न हो, किसी भी तरह का इशू हो किसी इंसान की लाइफ में, आप उसे रिजॉल्व करने में उस इंसान को हेल्प कर सकते हैं। एनी एरिया ऑफ देयर लाइफ यू कैन चेंज इट एनी टाइम। आप उसको सिर्फ और सिर्फ पुराने पैटर्न्स को हटाकर नए पैटर्न्स को इम्प्लांट कराना है, एंड दिस इज द ओनली थिंग। यानी आपको सॉफ्टवेयर में चेंज लाना है जो इस पूरी मशीन को चला रहा है, इस पूरी लाइफ को बना रहा है। नेक्स्ट इज डिलीवरी, यानी आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, वो डिलीवरी होनी चाहिए उस स्किल की कि आप आसानी से लोगों को सिखा पाए। टेक्निकल वर्ड्स में अगर आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज को मोल्ड करके सिखाते हैं, लैंग्वेज इज जस्ट फॉर आवर कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे को अपनी बात समझा पाए, इसी के लिए लैंग्वेज बनी है। आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हो, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी में सिखाइए, किसने कहा है आपको इंग्लिश में बोलना है? अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आप अपनी वहीं की लैंग्वेज में सिखाइए, लोगों को उस भाषा में सिखाइए जिससे वो आपसे कनेक्ट करें। याद रखिए, हर इंसान अपनी मातृभाषा से, जो लैंग्वेज वो शुरू से बोलते आया है, उसी से आपसे सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे तो डेफिनेटली आप उस इंसान से कनेक्ट नहीं करते। लोगों को अगर जोड़कर रखना चाहते हैं तो अपनी डिलीवरी को इतना सिंपल बनाइए कि जब आप उन्हें स्किल बता रहे हो तो वो बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे किसी एक आम बात को समझते हैं। एक अगर 10 साल के बच्चे को आप समझाना चाहें तो उसी तरह से वो समझ पाए। आज की वर्कशॉप में आपने देखा कितनी सिंपल डिलीवरी यहां पर की गई है। दिस इज कॉल्ड रियल डिलीवरी, कि कैसे आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज निश। निश सिर्फ इसलिए है कि कहां से आपको शुरुआत करनी है आपको पता होना चाहिए। क्या आप अगर एक जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइडेंस एंड मेंटोर, यानी कि आपके पास एक ऐसी गाइडेंस हमेशा होनी चाहिए जो जब आप इन सभी स्किल्स को लोगों को सिखाएं या अपने ऊपर अप्लाई करें सीखने के बाद, और आपको जब भी कोई डाउट आए, जहां पर भी आप अटक जाएं, तो आपके साथ वो गाइडेंस रहे जो आपको वहां से बाहर निकाल सके और आप अपनी लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए लोगों को सिखा सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आगे जाकर आप भी वो गाइडेंस लोगों को दें, वो सपोर्ट बनकर उनके लिए खड़े हो जाएं कि लोग हमेशा आपसे कनेक्टेड रहें। इन स्किल्स को यूज करके आप किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं। जब बात हुई थी निश की, तो ये कुछ ऐसे डोमेन हैं जिनमें जाकर आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए उनके पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। आप पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे बेहतर रिलेशन बनाएं अपने बच्चों से। और टीचर्स को कितनी जरूरत है इन स्किल्स की, जब उन्हें यही नहीं पता कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसके वर्ड्स के पीछे छुपा हुआ मीनिंग अगर वो टीचर समझ नहीं पाती है तो उसे सिखाएंगे क्या और बच्चा उसे सुनेगा क्यों। और जो बच्चा किसी को पसंद नहीं करता, वो उसे सुनना पसंद नहीं करता, तो कैसे उस टीचर को अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी है कि उसके स्टूडेंट उसे पसंद करें। और हम उन्हीं की बात सुनते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। कपल्स को आप हेल्प कर सकते हैं कैसे वो अपने रिलेशंस को और बेहतर बना लें। हीलर्स
को तो आप इतने अच्छे से हेल्प कर सकते हैं कि कैसे इस बॉडी के पैटर्न्स को हटाना है, खराब पैटर्न्स को हटाना है सिर्फ अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से। स्पोर्ट्स पर्सन का हमने बात की कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उन्हें अपनी स्टेट पर काम करना होता है, और उनके कुछ ऐसे अनवांटेड पैटर्न जो लगातार लाइफ में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, उन्हें हटाकर आप उनकी फॉर्म लौटा सकते हैं। दे नीड अ कोच फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फेलियर से हटके सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जब आपका माइंड ग्रो करना जानता है तो उसके बाद भी बिजनेस में बार बार लॉसेस क्यों हो रहे हैं, उस पैटर्न को रिपीट कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसे हटाना चाहते हैं, यू नीड दिस स्किल। एंड नाउ इंडिविजुअल्स जो मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बहुत हो रही है, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। व्हाट इज दिस ईक्यू? ईक्यू इज नथिंग बट ओनली योर स्टेट ऑफ माइंड। कैसे आप एक इंसान को राइट स्टेट ऑफ माइंड रखने में उसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसके पैटर्न्स पे काम करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट एनएलएसएस की किस तरह से ये आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड कर सकता है। कितने लोग चाहते हैं इससे आगे, कि एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है या इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने के लिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक आपको जितनी भी चीजें यहां पर बताई गई, वो यहां पर आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताया गया है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे आगे बढ़ने के लिए मैं भी आपके साथ बहुत एक्साइटेड हूं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू नाइस एक्सरसाइज आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। बट उससे पहले ये स्किल्स जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये अगले 5 मिनट यहां पर लगाना चाहती हूं मैं। एनएलपी को आप सबने सुना होगा, लेकिन अगर रियल में इसे समझकर एप्लीकेशन करना है, देन यू नीड एनालिसिस अप्रोच विद। यहां पर आपको कंप्लीट एनएलपी भी एनालिसिस में कंप्लीट कराई जाएगी, यानी हर टॉपिक को इतना एक्सटेंड किया गया है, जिसके साथ में कुछ और अप्रोचेस को मर्ज किया गया है। उनमें से कुछ टॉपिक्स को यहां पर बताना चाहती हूं कि क्या रेलेवेंस है इनका हमारी लाइफ में। एनएलपी क्या है, यानी हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट होती है, इस पर आपको बताया जाएगा कि आखिर ये क्या है, कैसे ये क्रिएट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर ऑफ स्टेट। आपने अपनी लाइफ में आज तक जो भी पाया है, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर स्टेट। और अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, तो भी आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट की वजह से खोया है। ये आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्टेट का रियल में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बात बात पर हमारी स्टेट चेंज होती है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 70,000 थॉट दिन भर में आते हैं। तो सोचिए, जब आपका माइंड बार बार 70,000 थॉट को चेंज कर रहा है, तो ये बताइए कि कितनी बार आपकी स्टेट और आपका इमोशन फ्लक्चुएट हो जाता है। और अगर इतनी बार ना सही, इसका 1% भी लेकर चले, तो 700 बार आपका माइंड का फ्लक्चुएशन चेंज हो सकता है। 70 छोड़ दीजिए, 700 छोड़ दीजिए, अगर 7 बार भी आपके इमोशन को बार बार झटका लगना शुरू हो जाए दिन में, तो सोचिए आपकी हालत क्या हो जाएगी। क्या उस वक्त आप अपने प्रेजेंट को संभाल पाएंगे या अपने फ्यूचर को बना पाएंगे? जी नहीं। आपकी लाइफ में वो डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, एक लूप में फंस जाते हैं आप, उस लूप से बाहर नहीं आ पाते। यू नीड टू नो अबाउट योर स्टेट। सब मोडेलिटीज क्या है, जिंदगी में जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, सब कुछ सब मोडालिटी में स्टोर है। और अगर इस सब मोडालिटी को आप समझ गए, तो आप अपने माइंड के पैटर्न्स को कैच करना सीख जाएंगे, वो हैकिंग सीख जाएंगे कि आखिर कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं या कंट्रोल कर सकती हूं। दिस इज ऑल अबाउट आपका माइंड किन चीजों को कैसे बना रहा है, कहां स्टोर रखता है, कैसे स्टोर रखता है। दिस इज ऑल अबाउट सब मोडालिटी। आउटकम की बात अगर करें, यानी गोल्स की, जब तक यही नहीं पता होगा कि एक गोल बनाना कैसे है, और अगर बना भी लिया तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, और मैं बढ़ूं तो क्यों बढ़ूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी बॉडी को एकदम से कमांड दे कि आप कुछ भी कर सकें। तो क्यों प्रोक्रास्टिनेशन आता है, क्यों घबराहट होती है, किसी एक्शन की तरफ बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मुझे। ये सब चीजें आप आउटकम मास्टरी में सीखेंगे, जब आपके माइंड के उन पैटर्न्स को हटाया जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि कितना सारा
अनवांटेड बिलीफ मैंने स्टोर करके रखा था, कितनी सारी इकोलॉजी मैंने यहां पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। रैपो में आप सीखेंगे कि कैसे लोगों से कनेक्ट करें। सब छोड़ दीजिए, कोई मैजिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा कनेक्शन की बात करते हैं। रेपो इज नथिंग बट एनर्जी इनसाइड यू। कैसे अपने माइंड के पैटर्न्स को यूज करें और उन्हें सिर्फ दूसरों से रेपो बनाने के लिए नहीं, अपने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश, सेल्फ से, इनर कोर से उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए कैसे आप रेपो को यूज करते हैं, ये आप एनालिसिस में सीखेंगे। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, कैसे ये अलाइनमेंट आपको आपके स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ लेकर जाकर एक डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली पूरा का पूरा एनालिसिस ही सिर्फ और सिर्फ इस एनएलए को कंप्लीट कराने के लिए है। आप जानेंगे कि कैसे ये अलाइनमेंट इतना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए कि हमारी लाइफ डिजास्टर नहीं डेस्टिनी की तरफ जाए। ट्रिगर्स की हमने बात की थी, उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा एंकरिंग में, और नए ट्रिगर्स बनाने में कैसे हेल्प करती है एंकरिंग, ये आप सीखेंगे। रीफ्रेमिंग, कैसे अपने माइंड को एक और मौका दें कि वो किसी चीज को रिफ्रेम करके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे सके। परसेप्चुअल पोजीशन, जब आप परसेप्चुअल पोजीशन को समझते हैं तो ना सिर्फ अपने रिश्तों को बल्कि अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को इससे हैंडल करना सीखते हैं। स्ट्रेटजी एंड मॉडलिंग में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए किन पैटर्न्स को आपको इंप्लांट करना है वो आप सीखते हैं। हिप्नोटिक लैंग्वेज की बात हमने इस सेशन में की। हिप्नोटिक लैंग्वेज कैसे आपके सबकॉन्शियस को एकदम से कमांड में ले लेती है, एकदम से दूसरे के हाथ में आपका सबकॉन्शियस चला जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस को बाईपास कर दिया जाता है, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज आपको सिखा देगी। और प्रिसाइज लैंग्वेज यानी मेटा मॉडल, लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके परे वो क्या कहना चाहते हैं हम कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाते, हम सिर्फ और सिर्फ उनके वर्ड्स पर ध्यान देते हैं और उसके परे वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे उसे हम समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से लाइफ में सारी की सारी गड़बड़ होती है। जब भी कोई इंसान कहता है कि मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, वो असल में कुछ और कम्युनिकेट करना चाहता है। इसके लिए आपको ये प्रिसाइज लैंग्वेज आनी चाहिए जिसे आप मेटा मॉडल कहते हैं। लेकिन हमारा माइंड भी तो लगातार हमसे ऐसे ही बात करता है, तो इस परसेप्शन को हटाने के लिए मैं खुद के ऊपर ये मेटा मॉडल कैसे इंप्लीमेंट करूं, ये आपको सिखाएगी एनालिसिस। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस। इसी तरह मेटा प्रोग्राम, जब लोग शब्दों के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं तो उसे ब्रेक कैसे करना है, इसे आप समझेंगे मेटा प्रोग्राम में। और लोग जो भी करते हैं क्यों करते हैं, क्या उनका एजेंडा रहता है उसके पीछे। इसके साथ ही प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न आपको बताएगा कि लोगों के लर्निंग पैटर्न्स को सीखना है, उनके कम्युनिकेशन के तरीके को सिर्फ उनकी फिजियोलॉजी से कैसे समझा जाए, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए, ये आप इसमें सीखते हैं। मेटाफर्स और टाइमलाइन, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा अगर आप कर दे कि वो आपके पास्ट के पेन को छोड़कर आपके प्रेजेंट से एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव ऑन कर जाए, यही काम करेंगे मेटाफर्स और टाइमलाइन आपके लिए। ये कंप्लीट टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे इस कोर्स में जिसकी बात अभी की जाने वाली है। और इस कोर्स के बारे में बताने के लिए एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम उन लोगों के लिए जो रियल में अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बात करूंगी कि अपने अंदर वो चेंज क्रिएट कर लीजिए, अपने अंदर की उस पावर को एक बार जगा लीजिए कि आपको उसके बाद सब कुछ अच्छा और आसान लगने लगे। कुछ भी जिंदगी में आसान नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। किसी बच्चे के लिए मैथ्स बहुत मुश्किल है, वहीं दूसरे के लिए बहुत आसान है। ऐसा क्यों? अगर मैथ्स मुश्किल था तो सबके लिए होता, और अगर आसान था तो सबके लिए होता। यानी लाइफ की सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन है, आसान है, मुश्किल है, दुख भरी है या अच्छी है, ये हम उन्हें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने सबकॉन्शियस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए अपना रिलेशन सेल्फ से डेवलप करने में एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ द वन एंड ओनली मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी। थैंक यू।
Am I audible to you guys? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? शुक्रिया। एक बार की बात है, वो कहानी सुनी होगी आपने कि एक आदमी था, वो उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी जीवन में, बहुत कुछ करना चाहता था वो। उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज हम करेंगे, जर्नी करेंगे। उसके लिए भगवान से रोजाना प्रे करता था कि मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। उसकी लॉटरी नहीं लगी, बेचारा चला गया परमानंद में। और फिर उसने गुफ्तगू की परमपिता परमात्मा डिवाइन पावर से। उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा की, सारी जिंदगी तुमसे मांगा कि मेरी एक लॉटरी लग जाए। ज्यादा बड़ी ना सही, लाखों करोड़ों की ना सही, कुछ 1000 रुपए की लॉटरी लगा देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। डिवाइन पावर ने कहा मैं लॉटरी तो तुम्हारी लगवा देता, तो तुमने कभी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा। जो लोग इस सेशन को यहाँ छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। आगे जो लोग इस जर्नी में बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ 1 साल की जर्नी के लिए, उन लोगों के लिए कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। इसके बाद एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। 175 घंटे का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम है, जो कि नीरज मलिक जी का जो सिग्नेचर प्रोग्राम है अवेकन द पावर विद इन, उसका एक्सटेंशन है। इस तरह के 6 बैचेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले 1 साल में, और ये 7वां बैच है हमारा। इस साल का पहला बैच है। जो लोग इस जर्नी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ये कोर्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं अगली कुछ 10 मिनट लूंगा इस कोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कुछ नंबर्स हैं। आज का एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आपके पास समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वो ऑफर अभी आपको मैं दूंगा कि क्या ऑफर है, किस तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट सैटरडे संडे को इसमें कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा और उससे कम हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे हर पर्टिकुलर ऑफर के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। आज से पिछले संडे को हमने कुछ ऑफर और दिया था, वो भी बता दूंगा। लास्ट संडे का ऑफर क्या था, वो सीट्स क्लोज हो चुकी हैं। आज का ऑफर रहेगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिंदगी में चेंजेस करना चाहते हैं, उनके लिए है। एक पार्क में मैं जाता हूं अक्सर, उसका नाम है सालवेज गार्डन। एक दिन मैं गया तो वहां पर जहां मैं बैठा था उसी के सामने बेंच पे एक डॉग बैठा था, और वो बार बार कुलमुला रहा था, मानो रो रहा हो। तो मैंने पास जाके देखने की कोशिश करी, तो जहां वो बैठा था उस बेंच पे एक छोटी सी कील थी जो उसको परेशान कर रही थी। तो मैंने उसको इशारा भी किया, मगर वो वहीं बैठा रहा। थोड़ा सा उसको धमकाने की कोशिश की कि वो वहां से उठ जाए और दूसरे बेंच पे जाके बैठ जाए, पर वो नहीं माना। वो रो भी रहा था और उसको उस कील के चुभने में मजा भी आ रहा था। इट मीन्स, होता क्या है जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी को बदलना भी चाहते हैं, और जो छोटी छोटी चैलेंजेस होते हैं उनका एक्सक्यूज भी देते रहते हैं। इसलिए वो लोग 10,000 में से 9,995 होते हैं, और 5 लोग माने हैं, जानते हैं कौन होते हैं? 5 लोग वो होते हैं जो एक्शन लेते हैं, एक्शन टेकर होते हैं। और वही 5 लोग होते हैं जो फिर अपने एक्सक्यूजेस नहीं गिनाते। आप में से बहुत कुछ लोगों के पास बहुत कुछ एक्सक्यूजेस होंगे इस कोर्स में, इस जर्नी में हमारे साथ ना आने के, मगर वो 51 लोगों के बारे में ऑलरेडी मैं परमपिता परमात्मा से बात कर चुका हूं। वो 51 लोग वो हैं जो उन 10,000 में से 5 लोग होते हैं जो एक्शन लेना जानते हैं। कुछ लोग एक्सक्यूज देंगे कि एक्शन क्यों नहीं ले सकते, और कुछ लोगों के पास रीजंस होंगे कि उनको एक्शन क्यों लेना है। दोनों तरफ के लोग डिसाइड आपने खुद ने करना है कि आप किस तरफ होना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि उनके पास एक रीजन है आगे बढ़ने का,
और आप में से कुछ लोग डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास दर्जनों रीजंस हैं एक्सक्यूज देने के। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो जो कहानी मैंने सुनाई उस डॉग की, उसकी तरह हम कुछ लोग होते हैं कि हम रोते भी रहते हैं और उस रोने में, उस मिजरी में हमें मजा भी आता है। ये बात बतानी यहां जरूरी थी ताकि जो लोग एक्शन टेकर हैं वो एक्शन ले सकें। आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के ऊपर लगभग 3 साल का समय लगा है। मैं बहुत स्लो जाऊंगा आज क्योंकि मुझे बताना है आपको डिटेल में, और इसके बाद एक्सरसाइज भी कराऊंगा एक बहुत बेहतरीन। इस कोर्स को डिजाइन करने में 3 साल लगे हैं। अब से पहले जो 6 सेशन गए हैं वो समझ लीजिए कि सभी के सभी पायलट रन थे। एक्चुअल न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस 20 अप्रैल को शुरू होगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा। हम लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट पे कि एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, कुछ छोड़े ना। जहां तक ह्यूमन बिहेवियर की बात है, जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, जहां तक रेगुलर लाइफ में लाइफ मास्टरी की बात है। इसके क्लासेस के टाइमिंग्स रहेंगे शाम को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। पहले जो आधा घंटा क्लास का होगा वो इंटरेक्टिव सेशन होगा। इसको आप अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि इस स्लाइड पे कुछ लोगों के चैलेंजेस होते हैं और बाद में टीम से पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखें स्लाइड को, और लिखना चाहें तो लिख लें। पहले आधे से पौना घंटा इसमें इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसके बाद 1.25 घंटा क्लास चलेगी, और उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक होगा, और उसके बाद 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज कराई जाएगी। ये 150 मिनट की क्लास होगी जिसमें 5 से 10 मिनट ब्रेक में जाएंगे, 1 से 2 बारी के ब्रेक में, और 140 मिनट में से लगभग 35 मिनट 40 मिनट इंटरेक्शन के रहेंगे, और वो जो 100 मिनट बचेंगे उसमें से लगभग 60 मिनट की क्लास रहेगी और 40-45 मिनट एक्सरसाइज के रहेंगे। इस तरह से क्लास चलेगी। एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में 48 घंटे का समय रहेगा। उस 48 घंटे में हम चाहते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली डिजाइन क्लास है, उस 48 घंटे में सक्सेस लेगेसी ये चाहता है कि आप उस क्लास को 1 से 2 बार दोबारा से रिवाइज करें। successlegacyacademy.com पे आपका मेल आईडी और आपका पासवर्ड के साथ आपको इन सारी क्लासेस के डायरेक्ट एक्सेस दिए जाएंगे रिकॉर्डिंग्स के हमारे पोर्टल पे। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में जो समय रहेगा उसमें रिवाइज करने का पर्पस ये है कि अगर क्लास में कुछ समझ नहीं आया है आपको, तो आप अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को पुटअप करें मास्टर ट्रेनर के सामने, या फिर उनके मोबाइल पे आप मैसेज भेजें, ऑडियो मैसेज भेजें और अपने क्वेश्चंस को रिजॉल्व करें। संडे को एक सेशन 3 से 6 का हुआ करेगा, इंटरेक्टिव सेशन, ग्रुप डिस्कशन। पिछली 3 क्लासेस में क्या सीखा, क्या हम नहीं सीख पाए, जो सीखा वो इंप्लीमेंट किया मगर रिजल्ट्स नहीं आए। इस तरह से ये लगभग 175 घंटे का